नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही खास, बहुत ही जरूरी अनुच्छेद की, आर्टिकल 15। ये वो आर्टिकल है जो हमारे समाज में बराबरी यानी इक्वालिटी की नींव रखता है। तो चलिए आज इसको जरा और गहराई से समझते हैं, इसके हर एक पहलू को। स्क्रीन पर जो लिखा है उसे ध्यान से पढ़िए। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। सुनने में कितना सीधा और सरल लगता है ना? पर यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक जबरदस्त वादा है। और इसकी असली खूबसूरती, इसका असली मतलब सिर्फ भेदभाव को रोकने में नहीं है, बल्कि ये कुछ खास हालात में समाज के उन लोगों के लिए पॉजिटिव कदम उठाने की इजाज़त भी देता है जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और यही बात इसे और भी मजबूत बनाती है। तो आर्टिकल 15 को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके कोर रूल, इसके मूल सिद्धांत को पकड़ना होगा। और वो सिद्धांत क्या है? बिल्कुल सीधी और साफ बात, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, अब ये जो भेदभाव न करने का नियम है ना, ये 2 लेवल्स पर काम करता है, जो इसे काफी पावरफुल बनाता है। पहला हिस्सा वो है सरकार के लिए, मतलब ये सरकार को, जिसे हम संविधान की भाषा में स्टेट कहते हैं, उसे किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने से रोकता है। और दूसरा हिस्सा वो है हम सब नागरिकों के लिए, ये पक्का करता है कि किसी भी नागरिक को पब्लिक जगहों पर जाने से रोका ना जाए। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन से ग्राउंड्स हैं, कौन से आधार हैं जिन पर भेदभाव करना पूरी तरह से मना है। संविधान ने बिल्कुल साफ साफ 5 आधार बताए हैं: धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। और यहां एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना होगा, आर्टिकल में लिखा है केवल इन्हीं आधारों पर। इसका मतलब यह है कि कानून इस मामले में बहुत स्पेसिफिक है। अब आते हैं क्लॉज 2 पर। जरा इसके दायरे को समझिए, ये कितना बड़ा है। ये पक्का करता है कि किसी को भी दुकानों में, पब्लिक रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में या फिर किसी भी पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगह पर जाने से नहीं रोका जा सकता। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये उन सभी पब्लिक रिसोर्सेज जैसे कुएं, तालाब, सड़कें, जो भी सरकार या पब्लिक के पैसे से सबके इस्तेमाल के लिए बनी है, वहां तक सबकी बराबर पहुंच की गारंटी देता है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? क्या सिर्फ ये कह देना कि भेदभाव मत करो काफी है? क्या सिर्फ एक नेगेटिव एक्शन को रोकने से उन ऐतिहासिक गलतियों और नाइंसाफी की भरपाई हो सकती है जो कुछ समुदायों ने सदियों तक झेली है? और बस यहीं से आर्टिकल 15 का असली मैजिक, इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। तो उस सवाल का जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 15 के दूसरे और बेहद जरूरी हिस्से में। ये हैं इसके एक्सेप्शंस, यानी इसके अपवाद, जिन्हें हम विशेष प्रावधान कहते हैं। ये वो प्रोविजंस हैं जो सरकार को इजाजत देते हैं कि वो कुछ खास ग्रुप्स की मदद के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोएक्टिव कदम उठाए। ये प्रावधान दिखाते हैं कि हमारा संविधान कितना दूरदर्शी है। ये भेदभाव न करने के जनरल रूल में कुछ एक्सेप्शंस बनाता है ताकि महिलाओं, बच्चों और उन समुदायों को एम्पावर किया जा सके जो ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं। जैसे क्लॉज 3 सरकार को महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल लॉ बनाने की पावर देता है। वहीं क्लॉज 4 और 5 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, एससीज और एसटीज के लिए हैं, उनकी तरक्की के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, जिसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन भी शामिल है। एक बात तो साफ है, जैसे जैसे समाज बदलता है, उसकी ज़रूरतें बदलती हैं, तो कानून को भी बदलना पड़ता है। और आर्टिकल 15 इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये हमें दिखाता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज है, जो वक्त के साथ नई चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को बदलता है, इवॉल्व होता है। इसकी एवोल्यूशन की कहानी इस टाइमलाइन में साफ दिखती है। देखिए, 1951 में पहले अमेंडमेंट से ही क्लॉज 4 जोड़ा गया, पिछड़े वर्गों के लिए। फिर 2005 में आया क्लॉज 5, जिसने शिक्षा में आरक्षण का रास्ता खोला। और फिर देखिए, हाल ही में 2019 में एक बिल्कुल नया एंगल जोड़ा गया, क्लॉज 6। ये सोशल पिछड़ेपन से हटकर इकोनॉमिक यानी आर्थिक आधार पर फोकस करता है। तो ये जो नया क्लॉज 6 है, ये इंट्रोड्यूस करता है एक नई कैटेगरी को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी ईडब्ल्यूएस। और ये एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि ये कैटेगरी सामाजिक पिछड़ेपन पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर आधारित है, जैसे कि परिवार की आमदनी। और इस क्लॉज 6 में एक खास नंबर का जिक्र है, 10%। ये कहता है कि ईडब्ल्यूएस के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 10% तक का आरक्षण हो सकता है, और ये आरक्षण पहले से मौजूद आरक्षण के अलावा होगा।
तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। अब हमें समझ में आता है कि आर्टिकल 15 असल में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लीगल टूल है। ये एक ही साथ दो बहुत जरूरी काम करता है और मजे की बात यह है कि ये दोनों काम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हों। एक तरफ आर्टिकल 15 भेदभाव पर रोक लगाता है, ये सरकार को कहता है ये मत करो, ये एक तरह का प्रोहिबिशन है। और दूसरी तरफ ये सरकार को एम्पावरमेंट का रास्ता दिखाता है, ये उसे कुछ करने की इजाजत देता है, खास प्रावधान बनाने की ताकत देता है। तो इसका मकसद सिर्फ कागज पर बराबरी दिखाना नहीं है, बल्कि जमीन पर, समाज में असली और मजबूत बराबरी लाना है। तो अंत में हम फिर उसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। कोई भी समाज भेदभाव न करने के सिद्धांत और सदियों से चले आ रहे अन्यायों को ठीक करने की जरूरत, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है, एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसी चुनौती का जवाब देने की कोशिश हमारा आर्टिकल 15 करता है। और यही वजह है कि ये आज भी भारत में इतनी जरूरी और जीवंत बहस का विषय बना हुआ है।